इसके टेंटेटिव नोट्स हम अभी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, फिर जो जो चेंजेस होती रहेंगी उसके बाद फिर रात को एक दफ़ा शेयर होंगे नोट्स। IFRS 15 से शुरू करें। क्वेश्चन 24 से 26 किस पेज के ऊपर है? 201। ओके, किधर है IFRS 15? An entity enters into a contract with the customer on 2 January 2008 to sell product A for ₹100 per unit। अगर कस्टमर ने 1000 से ऊपर यूनिट्स खरीद लिए कैलेंडर ईयर के अंदर, एक कैलेंडर ईयर में लिखें 31 दिसंबर 8 तक, एक कैलेंडर ईयर में 31 दिसंबर 8 तक, अगर उसने 31 दिसंबर 8 तक खरीद लिए 1000 यूनिट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज डेट प्राइसेस पर यूनिट इज रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू 90 पर यूनिट। यहां पे खड़े होकर आप बताएं हम क्या अंदाजा लगाएं कि वो 1000 से ऊपर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये अंदाजा लगाएं। The contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 90 per unit for the first quarter ended 31 March. The entity sells 75 units of product A to customer, and the entity estimated that customer will never exceed the 1000 units threshold for the volume discount in calendar year। इन मई को छोड़ें, आप बताएं पहला क्वार्टर कौन सा बनता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी से मार्च के दरमियान कितने यूनिट बेचे? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर कितने यूनिट्स बेचे? 75। नीचे ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस एंड रिफंड और एडजस्टमेंट शैल बी मेड ओनली व्हेन कस्टमर परचेज एक्सीड 1000। और उसको रिफंड तभी होगा जब वो 1000 से ऊपर की चीजें ले लेगा। जी बताएं जी। 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 एंट्री करें। कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट। कितने यूनिट्स बेचे? 75। और कितने पैसे आए? 100 रुपए। इधर देखें। सेल किस पे बुक करूं? मेरा अंदाजा है कि वो डिस्काउंट नहीं लेंगे। अलग अलग दोनों चीजें हैं। सेल किस पे बुक करूं? हाँ, क्योंकि मेरा अंदाजा है वो डिस्काउंट नहीं लेंगे, इसलिए अभी से सेल किस पे बुक करें? 100 पे, क्योंकि उनके डिस्काउंट लेने की उम्मीद नहीं है। बताएं। चलें अगली एंट्रीज आप लोग खुद ही कर दें, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। जी अभी भी ग्रुप ओपन है, अपने दोस्त को किसी ने बुलाना है तो बुला लें। जल्दी सवाल ये देख लें। डन कर ली एंट्रीज? The entity estimates that customers' purchases will never exceed 1000 units required for the volume discount। चलें जी आगे चलें। In May 2008 the entity customer purchased an additional 500 units from the entity।
In the light of new fact, now the entity estimate that the purchase will exceed 1000 units. अब एंटिटी का अंदाजा है कि परचेज एक्सीड हो जाएगी। आप बताएं अगले क्वार्टर में 1 अप्रैल 2008 से लेके 30 जून 2008 तक कितने यूनिट्स बेचे? 500। कैश कितना आया? 100। जवाब 50,000। अब उम्मीद है कि डिस्काउंट देने हैं, तो फिर सेल शुरू से ही किस पे बुक करें? बाकी जी अच्छा, ये जो 75 हैं इसकी अब मैं बात करने लगा हूं। आप पिछले वाले को देख के मैंने कहा था जब भी इस तरह आया करे तो उसकी एक एंट्री कर लिया करें। ये हमने क्लास में सीखा था कि जब कोई ऐसी चेंज आए तो पिछले वाले को नज़र मार लिया करें। अब पिछले वाले की सेल भी ओवर बुक हो चुकी है। पिछले वाले की सेल भी क्या हो चुकी है? ओवर बुक हो चुकी है। अब देखें सवाल में लिखा हुआ है ऑल ट्रांजैक्शन रिफंड शेल बी मेड व्हेन कस्टमर परचेज एक्सीड 1000। अब उससे रिफंड अभी नहीं बने, अभी तो इसका भी रिफंड नहीं बना, अभी तो उसके आने पे हमारा ख्याल है कि वो 1000 से ऊपर खरीदेगा। कस्टमर के एंगल से सोचो, वो तो 100 रुपए की चीज लेके जा रहा है और बिल भी कितने का बना के देंगे उससे दोनों दफा? 100 का, क्योंकि उसको हम बिल 100 से तब का बना के देंगे जब वो 1000 से ऊपर खरीदे, तब उसे बिल हम बना के देंगे 90 का। अभी तो हम बिल उसको 100 का बना के देंगे। अच्छा अब बताएं उस सेल का या इस सेल का कस्टमर रिफंड मांग सकता है? क्यों नहीं मांग सकता? कस्टमर रिफंड क्यों नहीं मांग सकता? वो तभी रिफंड मांग सकता है जब उसकी हमारी सेल किससे क्रॉस कर जाए। हमारे सोचने पे वो रिफंड मांगेगा या 1000 यूनिट खरीदने पे रिफंड मांगेगा? अब एक काम हमने कहा था पिछली सेल पे नजर मार लिया करें। पिछली सेल भी 100 पे बुक हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा अंदाजा है कि सेल सारी ही 90 पे बुक होगी। तो मैंने कहा था पिछली सेल पे नजर मार लिया करें, पिछली सेल को भी कम कर दें। 75 इंटू 5 या 10, क्योंकि वो तो बुक हो चुकी है ना। 7 और रिफंड देने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। रिफंड देने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, ये हमने रिफंड करना है। बस यही असल में जनरल एंट्री मेन थी इस सवाल में। मतलब हाँ, सेल इधर से नेट कर लो, -715 to 10, इसको इधर ले आओ, -715 to 10, कोई मसला ही नहीं। फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बैलेंसिंग आ जाएगी। ये एंट्री कितने लोगों ने की थी? तीसरी वाली भूल गई हुई थी ना, असल में काफ़ी पुराना टॉपिक पड़ा हुआ है, ये रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगी। असल में देखें ना, अब एक सेल आपने 90 पे बुक की हुई है, एक सेल आपने 100 पे बुक की हुई है, तो इट्स बेटर के दोनों को किस पे ले आए? 90 पे। अच्छा सवाल आगे खत्म हो गया ना भाई? सवाल आगे खत्म हो गया ना? इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, अब हम अपनी तरफ से बनाते हैं, एज्यूम इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स वी सोल्ड ओनली 200 यूनिट्स। ईच तो नहीं मैंने लिखा, ईच क्वार्टर तो नहीं लिखा मैंने। अगले 2 क्वार्टर्स में वी सोल्ड ओनली 200 यूनिट्स और हमारा कैलेंडर एंड हो गया। बताएं दी एंट्री। अगले 2 क्वार्टर्स में यानी अगले 6 महीने में ही ओनली परचेस्ड 200 यूनिट्स। कैश डेबिट वेल डन। कितना? 75 यूनिट पहले खरीदे थे, 500 यूनिट अभी खरीदे हैं, 200 अभी, 1000 से ऊपर तो नहीं गया। तो कैश कितना लें फिर? 200 इंटू 100, 20,000। अब सेल किस पे बुक करें? एक्सेलेंट, क्योंकि अब हमें कंफर्म हो गया है, अब एस्टीमेट की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमने उसको कितनी चीजें बेची हैं? 200। अब अगर सवाल पे लाइन डाल भी देता कि मैंने अब तो कैलेंडर ही खत्म हो गया, अब तो ऑफर ही लैप्स कर गई है। अब ये वाली सेल बेहतर है कि किस पे रिकॉर्ड करें? 100। कितना हो गया? अब तो वो डिस्काउंट ले ही नहीं सकता ना, तो इस सेल को कम क्यों बुक करना?
और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म करें। अब ये डिस्काउंट की लाइबिलिटी थी, ये कोई नहीं है, तो ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया डाटा सवाल में। जी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म करें। 5000 प्लस 750, 5750। अस्सलाम वालेकुम यार, वही मैं आतिफ को कह रहा था कि ये राव की शान से करके एक अंदाजा लगाया। ओके, क्वेश्चन 25। An entity sells a product to a customer for rupees 121. So what is transaction price? 121 on 3 अक्टूबर 2007. That is payable 24 months after lapse of 90 days. That is 24 months after lapse of return period of 90 days. ये 24 महीने काउंट किए जाएंगे आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 डेज। जब लैप्स कर जाएंगे उसके बाद 24 महीने के अंदर तुमने पेमेंट करनी है। ये 90 डेज क्यों दिए हमने कस्टमर को? अगर तुम्हारा दिल चाहा तुम चीजें क्या कर देना, वापस कर देना। The product is new and entity has no relevant historical evidence of product return or other available market evidence. हमने कहा था कि अगर हमारा ये अंदाजा हो कि हम इस मार्केट में न्यू हैं और हमें अंदाजा ही नहीं कि ये चीजें वापस आनी है या नहीं आनी है, तो बेहतर है कि सेल ही बुक। आप बताएं, सेल 3 अक्टूबर को बुक करें या सेल 31 दिसंबर या 1 जनवरी, जो मर्जी डेट हो 90 दिन के एंड की, सेल 31 दिसंबर को बुक करें या 3 अक्टूबर को बुक करें? एक्सेलेंट, 31 दिसंबर को। क्यों? दो बातें लिखी हुई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में ये चीज क्या कर सकते हैं, वापस। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि हमारा अंदाजा है कि मार्केट नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। तो क्या करें, एज्यूम कर लें कि वो सेल हो जाएगी या अनसर्टेनिटी है? हमने कहा था जहां पास्ट एक्सपीरियंस ना हो वहां फिर सेल बुक ना किया करें। बल्कि एक बल्ब वाला सवाल किया था, उस टाइप का सवाल, उसमें मैंने बताया था कि बिल्कुल ही सेल बल्ब्स की बुक ना करें, क्योंकि मार्केट नहीं है, आप एविडेंस कोई नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो ऐसी सूरत में सेल ना बुक करें। तो सील 3 अक्टूबर को बुक करें या 31 दिसंबर का वेट करें? Therefore, the entity concludes that risk and reward will transfer on expiry of return period. यानी सेल कब बुक करेंगे? 31 दिसंबर को। The cash selling price of the product is so. अच्छा, मैंने कहा था कैश सेलिंग प्राइस ना देखा करें, अगर इंटरेस्ट रेट मिसिंग होता तो एक निकालने का तरीका बताया था। मैंने कहा कैश सेलिंग प्राइस ना देखा करें, आप जो है बस रेट यूज करके खुद प्राइस निकाला करें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू खुद ही निकाला करें। एंटिटी का ईयर एंड 31 दिसंबर है। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लिसिट रेट है 10% का। जी भाई, हम खड़े कहां हैं? 3 अक्टूबर 2007। इसके 90 दिन जो है वो पूरे होंगे इस दिन। यहां खड़े होके इसके 90 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी है इस दिन। ओके, पैसे कितने आने हैं? 121। कितने सालों बाद? आफ्टर 2 years ऑफ लैप्स ऑफ 90 डेज। इसके 2 सालों बाद।
आप बता दें क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सिनेरियो है? क्रेडिट सेल है, क्योंकि पैसे 2 साल बाद आने हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें प्रेजेंट वैल्यू ली थी। अब जब सेल बुक इधर करनी है तो सेल को फिर इधर बुलाएंगे ना, कोई 2 साल 3 महीने को डिस्काउंट रेट टाइप तो चीज अप्लाई नहीं करेंगे, 2 साल पीछे सेल को बुलाएंगे। देर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बोलें बिटवीन द डिलीवरी एंड पेमेंट, सो देर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। थ्योरी के सवालों में ये लिख के आना होता है, देर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन दिस डील, सो लेट्स डिस्काउंट इट। सेल किस दिन बुक करनी है? 1 जनवरी 2008 को कर लें या 31 दिसंबर 2008, वो मर्जी आपकी, कोई मसला नहीं। वालेकुम सलाम, कैफा हालुक या शेख? अच्छा जी, सेल 121 इंटू माइनस, वो इत्तफाकन कैश सेलिंग प्राइस के बराबर आ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 100 को सवाल में इग्नोर करना था, हमने बस फिगर को डिस्काउंट करके पीछे लाना होता है। ओके, 31 दिसंबर 2008 इंटरेस्ट इनकम, ओके, एंट्रीज बताएं। 2007 के साल में और 2008 के साल में। 2007 में एंट्री बताएं। 2007 में प्लीज जुल्म ना करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है इसलिए कॉस्ट की एंट्रीज करनी है, और सवाल में लिखा हुआ है सेल्स अ प्रोडक्ट ऑन 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को हमने सेल कर दिया है, तो इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट और इन्वेंट्री विद कस्टमर, सेल तो बुक नहीं करेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट। इन्वेंट्री इन हैंड तो कम करनी पड़ेगी क्योंकि इन्वेंट्री इन हैंड नहीं रही, लेकिन सेल इसलिए बुक नहीं करेंगे किसके पास चली गई है, कस्टमर के पास चली तो गई है लेकिन वापस आ सकती है। तो ये एंट्री होगी 3 अक्टूबर को, क्योंकि कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट की एंट्री करेंगे। अगली एंट्रीज तो आप कर ही लेंगे खुद ही। जी बोलें। 1 जनवरी 2008 डेटा डेबिट और फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट कर दें क्योंकि इन हैंड तो रही नहीं ना, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट को खत्म कर दें। और 31 दिसंबर को डेटा डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 10 से। ओके, अगला सवाल।
क्वेश्चन 26, Kareem Limited has sold a machine on credit to Yavar Engineering. The machine would be used by Yavar Engineering if it is able to secure a contract for providing service to AMZ company. असल में एंटिटी तो ये है करीम लिमिटेड और कस्टमर है यावर. मशीन वुड बी यूज्ड बाय यावर इफ इट इज एबल टू सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू AMZN कंपनी. ये कोई और कंपनी है. तो करीम ने फर्ज करें यावर को वैक्यूम क्लीनर बेचा है. यावर ने कहा है कि अगर मुझे AMZ ने अपने कॉलेज में वैक्यूम करने की इजाज़त दे दी तो फिर ठीक है, वरना मैं तुझे वैक्यूम वापस कर दूंगा. KIL हैज़ एग्रीड दैट मशीन में बी रिटर्न एट 90% ऑफ प्राइस, यानी कि 90% पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा इफ वाई फेल्स टू सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट. आप बताएं क्या करीम लिमिटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करे या ना करे? Kareem Limited will only record the revenue बोलें when the control is transferred. Standard के अल्फाज लिख के आया करें. And the control will be transferred when he obtains a contract. When the Yavar obtains a contract. Well done. Contingent है. So Kareem Limited should not record a revenue. However, the inventory with hand account should be credited and inventory with customer account will be debited, and sale will be recorded if we obtain a contract. And if the bas theek hai, the completion of sale is uncertain because it is contingent upon customer securing the contract. Therefore KL should only record the revenue when the customer will secure the contract. If we do not secure the contract, then we can take 10% amount in revenue. फिर 10% को रेवेन्यू बना दें, वो तो फिर हमारा है ना बस, क्योंकि हमने उसे कितने पैसे करने हैं बताएं? 90%. The 10% revenue may be recorded on the return of machine if and when it is confirmed that customer is not able to secure the contract. बाकी पैसे अभी आए हैं नहीं आए हैं सेल के, वो सारा उसने बताया नहीं, थ्योरी का सवाल था. आसिफ इलेक्ट्रिक इज अबाउट टू सेल अ न्यू टाइप ऑफ फूड फैक्ट्री. फूड फैक्ट्री होते हैं जिसके अंदर वो जूसर भी है, ग्राइंडर भी है. सिंस कस्टमर डिमांड इज हाई, AE इज टेकिंग एडवांस ऑर्डर्स, इसलिए एडवांस ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दिए हैं. और 7,000 रुपए के एक फूड फैक्ट्री हमने बेचनी है. एंड सो फॉर 175 कस्टमर्स ने 25% पैसे जमा भी करवा दिए हैं. आप बताएं डिलीवरीज हुई हैं या नहीं हुई? नहीं हुई. So the whole of the cash received, that is 175 into 7,000 into 25% will be recorded as a contract liability because control is yet not transferred. Revenue will only be recorded when we will deliver the food factory. Revenue should be recorded when food factory is delivered. This is transfer of control to the customer. Until then, no revenue will be recorded and the deposit should be carried forward as a contract. Advance may be transferred to revenue if customer do not claim the product. And ये तो लाइन ऐसे डाल दी इसने, कोई ये सवाल का आई के पास सवाल है, किताब में उसने डाला हुआ अपनी. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ना है, वो मैंने पढ़ाया नहीं हुआ था आपको. वो ये है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ना PO सेटिस्फाई हो रहा हो ओवर टाइम और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना मुश्किल हो. बोले सारे? PO सेटिस्फाई हो रहा हो ओवर टाइम, यानी किसी को घर बना के देने हैं, 3 साल में बना के देने हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं पता चल रही कि 20% घर बने, 30% घर बने, 40% घर बने. तो ऐसी सूरत में क्या करना है? ऐसी सूरत में आपने रेवेन्यू जरूर रिकॉर्ड करना है, लेकिन उतना जितनी आपने कॉस्ट इनकर कर ली है, उससे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट आपका जीरो आए. सो एक लाइन है इस सवाल में डिस्टिंग्विशिंग, management is not sure, management is not sure, management is not sure of the ultimate outcome but believe that at least cost will be recovered. Outcome पता नहीं चल रही means percentage of completion पता नहीं चल रही. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नॉट नोन, कि क्या बनेगा, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, क्या मसला होगा, नहीं पता चल रहा ऐसी. लेकिन वो कह रही है कि अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट रिकवर कर लेंगे. तो फिर रेवेन्यू भी मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड कर लें? रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर लें? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो है ही नहीं, फिर मल्टीप्लाई किससे करें? फिर जितनी कॉस्ट है उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें.
नजीर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज देना क्या है? कस्टमर विल साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द सर्विस, दैट्स व्हाई पहला क्राइटेरिया। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 25 मिलियन। रेवेन्यू कितना बुक करना है? सॉरी, रेवेन्यू टोटल कितना है? 25 मिलियन। एंड एनीएल इनिशियली एक्सपेक्टेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन। और कॉस्ट कितनी आएगी टोटल? 20 मिलियन। ये अंदाजे हैं शुरू के। However, the contract had not progressed as expected, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस नहीं हुआ। पहले साल कॉस्ट कितनी इनकर हुई? 12 मिलियन। वैसे भाई हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, कितने परसेंट? 60%। ये पुरानी बातें किसी को याद है कि कॉस्ट को सेल प्राइस क्या है? 25। प्रॉफिट कितना कमाना है? तो फिर कितना ईंट बजरी सीमेंट सॉरी सर्विसेज देनी है, कितने वाइपर वगैरह और क्लीनिंग मटेरियल वगैरह यूज होगा? 20 मिलियन का। तो 20 मिलियन में से कितना यूज हो गया? 12 मिलियन। तो कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? लेकिन सवाल में आगे एक लाइन उसने डाल दी, मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। मैनेजमेंट इज नॉट श्योर। तो सिर्फ कह रहे कि क्या रिकवर हो सकती है कॉस्ट। नोट करें, 12 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। इसको काट दें, मैनेजमेंट इज नॉट श्योर। अब हम लिखेंगे इन दिस केस मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम, सो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या विल नॉट बी कैलकुलेटेड, सो द रेवेन्यू विल ओनली बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। और अगर हमने ऐसा करना होता तो वैसे कैसे करते हैं? अगर यही 60% यूज करना होता, फिर हम बनाते थे जब वो लिखते हैं ना मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ आउटकम, तो फिर नहीं लगानी कोई भी अप्रोच। यही तो बात है। आगे ये लफ्ज अगर ना लिखा होता तो एक्सीलेंट कॉस्ट बेस्ड अप्रोच ही लगानी थी। जब ये लाइन लिख दी ना उसने। इसमें हम क्या करते होते थे वैसे? इसमें हम P&L बनाते थे, नीचे परसेंटेज लिखते थे 60, और सेल कितनी बुक करते थे? 25 का 60%, कितना? 15। और कॉस्ट 12। हाँ, कॉस्ट 20 है ना, तो कॉस्ट भी 20 का 60%। पुरानी बात भी लिख लें भाई, मुझे आप लोगों को लग रहा है भूल रही है पुरानी बातें भी। और इसकी एंट्री करते थे कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितना? 20 इंटू 60%, 12। और परसेंटेज लिखते थे हम 60%। और ये P&L बनाते थे 15 माइनस 12, 3 का प्रॉफिट। लेकिन ये बनाना इसलिए कि रिवीजन कराइए, इससे मैं काटने लगा हूं। ओके, डन, सही है। ओके, लेकिन इसको भी काटने। मैनेजमेंट नॉट श्योर ऑफ आउटकम, as AL is not able to reasonably measure the outcome of performance obligation but expenses to recover the cost, NEL shall record revenue only to the extent of cost income। इसलिए रेवेन्यू भी कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? 12 मिलियन। अच्छा जी, अब आपको नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप जरा टॉप से आए चैप्टर के स्टार्ट से। इनकम हमने पढ़ी थी कि कोई भी हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, एसेट्स बढ़ जाएं या लायबिलिटीज कम हो जाएं, जिससे हमारी इक्विटी बढ़े, वो इनकम है। रेवेन्यू की बात की थी, कस्टमर की बात की थी, क्या होता है? अच्छा,
फिर हम जो है वो अभी ना ये आपको सवाल करवाने हैं हैंडसेट वाला, ये थोड़ी देर में करवाते हैं आपको, ये मुझे याद करा दीजिएगा अभी। पहला स्टेप IFRS 15 में ये था, बोले आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। आपने आइडेंटिफाई करना होता है कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। किधर है IFRS 15? ये भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, और उसमें कितनी चीजें देखनी होती हैं? 5 चीजें। कई दफा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कह दे कि डिस्कशन करें तो आप कह दीजिएगा द कॉन्ट्रैक्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिफाइड बिकॉज इट इज अप्रूव्ड, ईच पार्टीज राइट्स आर आइडेंटिफाइबल, पेमेंट टर्म्स आर एग्रीड एंड देयर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस एंड इट इज प्रोबेबल दैट मनी विल बी रिसीव्ड। तो ये सारी बातें डाल आइएगा। अगर सवाल में कहे कि 5 स्टेप्स को एक एक करके डिस्कस करें तो एक छोटी सी लाइन डाल दीजिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज अप्रूव्ड, ईच पार्टीज राइट्स आर डिटरमिन्ड and payment terms are agreed and there is a commercial substance and probability of inflow, therefore the contract meet all of the criteria। दो बातें फिर हमने पढ़ी थी कि अगर होंडा ने गाड़ी बेच दी है, सरासिफ ने पैसे दे दिए हैं और तकरीबन अच्छे खासे पैसे आ गए हैं और पैसे नॉन रिफंडेबल हैं, फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में कोई मसला है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। एक और हमने सिनेरियो पढ़ा था जिसमें कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए उसकी शराइत में मसला था, लेकिन पैसे आ गए हैं थोड़े बहुते, वो नॉन रिफंडेबल हैं और कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो गया, तो बस ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को सेल में डाल दें। पैसों का नॉन रिफंडेबल होना सेल में नहीं डाला जाता, ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है जिसमें नॉन रिफंडेबल होना सेल में डाला जाता है। आम हालत में फूड फैक्ट्री के पैसे भी हमने सेल में नहीं डाले थे अभी। ओके, उसके बाद एक हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से अगर दोनों पार्टीज के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट हो विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी। दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर लें, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एट और नियर द सेम टाइम हो विद द सेम कस्टमर या कस्टमर का जानने वाला, यानी पीटीसीएल और यूफोन दोनों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट पीटीसीएल के साथ हुआ है, एक यूफोन के साथ हुआ है। कस्टमर या कस्टमर का जानने वाला, या पीटीसीएल से दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या एक कॉन्ट्रैक्ट पीटीसीएल से हो, एक कॉन्ट्रैक्ट यूफोन से हो। अगर उनमें कमर्शियल सिंगल ऑब्जेक्टिव है, negotiated as a package, या एक की consideration to be paid in one contract depends on the price or performance of other contract, या हमें लगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट में वादा एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट दो हैं लेकिन वादा एक ही है। जैसे हमने उससे पहले ब्रेड खरीदी और चिकन खरीदा, बाद में उससे कहा सैंडविच भी बना दो, अब देखने में दो कॉन्ट्रैक्ट हैं लेकिन वादा एक ही है। ये हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करना है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से बातें थी। तो इसको जब जब करते जाइएगा, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, 5 शराइत, और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जब कॉन्ट्रैक्ट मीट ना करे क्राइटेरिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर कंबाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बातें थी। फिर अगला काम था जी आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर अब हमने सवाल करने हैं अभी, तो इसकी इंशाल्लाह डिस्कशन फिर होती है। आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। मैं एक दफ़ा ज़रा ओवरऑल चैप्टर आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, स्टेप 3 हमारा है डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें कुछ डिस्कशन हुई थी, ये ना जरा आपको पता होने चाहिए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस मालूम करते हुए क्या फैक्टर्स हैं? कौन सा पेज है? 136। वेरिएबल कॉन्सिडरेशन भी होती है, डिस्काउंट्स वगैरह। ये मैंने आज आपको पढ़ाने 1-2 लाइन लिखी हुई है, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कॉन्सिडरेशन।
एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो अभी सवाल किया हमने 121 रुपए 2 साल बाद आने थे, इसे कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। नॉन कैश कंसिडरेशन से क्या जहन में आ रहा है कि हमने आपको सर्विस की, आप हमें कंपनी के शेयर्स दे दो, ये पढ़ा था हमने। नॉन कैश कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर से क्या मुराद है? कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर से क्या, कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर से क्या मुराद है? यानी कि वो जूते लेके आया था या बड़ी मेहनती बंदा था, अपने इलाके से जूते लेके आया था, बाटा को बेचे थे, तो अब बाटा अच्छी जगह नहीं रख रहा था, तो क्या किया था? कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। फिर उस मेहनती बंदे ने कुछ पैसे दिए थे, खुदा के लिए मेरी चीज अच्छी जगह पे रख लो। इसको हमने रेवेन्यू के रिडक्शन के तौर पे रिकॉर्ड किया था। अच्छा, वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है ये जरा पढ़ें आज, जिसमें डिस्काउंट और पेनल्टीज थी। एक बिल्डिंग भी हमने बना के दी थी, हमने कहा था 50 मिलियन है इसकी सेल, लेकिन अगर जल्दी बना दी तो 60 मिलियन सेल है, इस टाइप का एक सवाल था। इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ वेरिएबल अमाउंट एन एंटिटी शैल एस्टिमेट, फिर आप अंदाजा लगाया करें, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी विल बी एंटाइटल्ड। तो अगर उम्मीद है कि डिस्काउंट, अगर उम्मीद है कि मैं टाइम पे बना दूंगा तो बोनस को सेल में डाल दें in exchange of transferring the promised goods or services. An entity shall estimate an amount of variable consideration. कितने मेथड्स पढ़े थे? 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली मेथड। तो आज के नोट्स में हम सिर्फ ये डाल देंगे, पैरा 50 और 53 पढ़ा था। तो वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है? ऐसी कभी कोई थ्योरी में सवाल आ गया, इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस इंक्लूड्स अ वेरिएबल अमाउंट एन एंटिटी शैल एस्टिमेट, फिर अंदाजा लगा लिया करें वो पैसे मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। ओके, ये नोट कर लें, पैरा 50 और 53 नोट्स में डालेंगे। ये वेरिएबल कंसिडरेशन के सवाल चल रहे हैं, ये पैरा 56 भी आज के नोट्स में डला होगा। Constraining estimates of variable consideration. Constrain करना क्या होता है? उर्दू में मतलब इसका रोकना होगा या इस किस्म का कोई मतलब होगा, देख लें। कॉन्स्ट्रेन करना क्या होता है? फिक्रा तो पढ़ लें, फिक्रा तो आगे आसान सा है। कॉन्स्ट्रेन का डिक्शनरी मीनिंग, an entity shall include in the transaction price some or all of an amount of variable consideration. सर आसिफ ने कहा घर बना लो मुझे 20 मिलियन का, लेकिन अगर जल्दी बना दिया तो तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। अब सेलर क्या करे? an entity shall include in transaction price, कितने का घर? 20 मिलियन का, उसमें बोनस कितना? ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कॉन्सिडरेशन को डाल दें। पहले इन्हें पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक सेलर को चाहिए कि ट्रांजैक्शन प्राइस में a seller shall include in transaction price some or all of the variable consideration estimated only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in amount of revenue will never occur. आप इस 2 को इसमें तब डाल लो जब बाद में रिवर्स ना करना हो, और अगर आपको पता है कि अभी डाल देंगे खुशी में, बाद में टाइम पे काम करना नहीं, तो फिर इसको डालो ही ना। When the uncertainty associated with the variable consideration is resolved. अनसर्टेनिटी रिजॉल्व कब होती है वेरिएबल कंसिडरेशन की? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाएगी। अभी अनसर्टेनिटी क्या है कि टाइम पे बना दूंगा तो बोनस, नई टाइम पे बनाऊंगा तो बोनस नहीं मिलेगा। अब इस फिक्रे को याद नहीं करना, लेकिन अभी कभी आ जाए तो कम से कम में पढ़ना तो आना चाहिए ना जिंदगी में, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले इस फिक्रे की उर्दू सुन लें भाई, ये तस्वीर खींचो वैसे उर्दू सुन लें। वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस में डाल दिया करो अगर तुम्हें लगे कि बाद में इससे रिवर्स नहीं करना। बात खत्म है।
जब अनसर्टेनिटी रिमूव हो तो किसी रिवर्स करने अगर बैठ जाओगे बाद में तो बेहतर है रिकॉर्ड ही ना करो। An entity shall not include in the transaction shall include in the transaction price some or all of the variable shall include in 20 कितना 2 सबर करें नोट नहीं An entity shall include in 20 the amount of 2 only कब बता दें जब बहुत ज्यादा चांस हो कि बाद में रिवर्स करें आप क्यूमुलेटिव रेवेन्यू को जो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं विल नॉट अकर जब हाई चांस हो कि रिवर्सल विल नॉट अकर। अब हाईलाइट कर लें बात को हाईली प्रोबेबल दैट रिवर्सल विल नॉट अकर जब ज्यादा चांस हो कि रिवर्स नहीं होना। इसकी जगह इसको आसान फिक्रा लिखना चाहिए था जब ज्यादा चांस हो कि बोनस मिल जाना है उठा फिक्रा लिखा है जब ज्यादा चांस हो कि रिवर्स तो क्या करें कंक्लूजन को दूसरे हाइलाइटर से तो क्या करें शेल इंक्लूड कर दें फिर उसको ओके अभी जो हमने सवाल किया था वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हम 121 को उठा के 100 के ऊपर लाए थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 था। पेज नंबर आप लोगों ने बताया था 200 पता नहीं क्या 201। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा इसमें कितने साल का गैप था 2 साल का। जो भाई लेट आए हैं परेशान होने की जरूरत नहीं 121 रुपए हमें 2 साल बाद आने थे उन्हें हम डिस्काउंट करके कितने रुपए पे लाए थे। इस कॉन्सेप्ट का नाम बताएं जी एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंसिंग हो गई है लोन टाइप अरेंजमेंट हो गया है। चीज बाजार में 100 की मिल रही थी मैंने उसको क्यों 180 की बेची क्योंकि पैसे कितने साल बाद आने हैं 2 साल। वो पिछला भी आप लोगों ने नोट करना था सॉरी वो भी मैं नोट करने का टाइम दूंगा। ये चले आप फिक्रा पढ़ लेने दें। इन डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस एन एंटिटी शेल एडजस्ट द प्रॉमिस्ड अमाउंट। व्हाट इज द प्रॉमिस्ड अमाउंट 121 फॉर द इफेक्ट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एडजस्ट करो। इफ कब करने ये पेपर में बताएं इफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट ये टाइमिंग ऑफ पेमेंट थी 2 साल बाद। इफ टाइमिंग ऑफ पेमेंट एग्रीड टू बी बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स द कस्टमर और द एंटिटी विद अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ फाइनेंसिंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग हो कभी कस्टमर को फाइनेंसिंग मिलेगी कभी एंटिटी को। इधर कस्टमर को फाइनेंसिंग मिली थी उसे चीजें बेच दी थी और पैसे उसने नहीं देने थे कस्टमर को फाइनेंसिंग मिली थी। एंटिटी को कैसे फाइनेंसिंग मिलती थी एंटिटी को फाइनेंसिंग कैसे मिलती थी हम पैसे दे आते थे होंडा को कहते थे गाड़ी 2 साल बाद देना एंटिटी खुश हो जाती थी दूसरे के पैसे पे गाड़ी बना रहे हैं तो एंटिटी को फाइनेंसिंग मिलती थी। तो कभी किसको फाइनेंसिंग मिलेगी और कभी किसको फाइनेंसिंग मिलेगी एंटिटी को। एक दफा पढ़ लें। In determining the transaction price, an entity shall adjust the promised amount. What is the promised amount? Adjust the amount using the time value of money. If the timing of payment agreed to be paid by parties to the contract provides the customer or the entity with a significant benefit of financing. एक मिनट। As a practical expedient, कहते हैं एक practical आपको मशवरा दूं entity need not adjust the promised amount. Entity need not adjust the promised amount of consideration for the effect of a significant financing component if entity expects that the period between when the entity transfer promised good to customer and when the customer pays will be 1 year or
कहते हैं मैं एक मशवरा दे दूं, अगर 1 साल के अंदर या 3-4 महीने में किसी सवाल में पेपर में लिखा हो पैसे देने हैं, तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि डिस्काउंट ना ही करना। कहते हैं एक प्रैक्टिकल आपको मशवरा दे रहा हूं। क्या मशवरा दे रहा हूं, हाईलाइट करें। एंटिटी नीड नॉट एडजस्ट द प्रॉमिस अमाउंट। कब when entity the period between the period between when entity transfers the goods and when the customer pays will be 1 year or less। हाईलाइट करें। कब डिस्काउंट ना किया करें चीजें। अच्छा, आईकेएफ की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया कि उसने 1 साल वाली फिगर को डिस्काउंट कराया हो। हमेशा जितने भी सवाल हमने किए हैं ना, वो आप देख रहे हैं वो 2 साल, इस लाइन की वजह से वो 2 साल कम से कम डालता है कि 2 साल बाद पेमेंट है, 3 साल बाद पेमेंट है। 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट्स हो, एग्जैक्ट 1 साल में भी पेमेंट हो, तो कहता है डिस्काउंट ना करो। लेकिन ना ये एक मशवरा है उसका, ये रूल नहीं है, ये एक मशवरा है। If question says discount 1 year payment, 1 year gap, then discount, फिर आप कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन का डिस्काउंट कर दो तो फिर कर दीजिएगा, फिर कोई मसला नहीं। कहता है प्रैक्टिकल मशवरा दे रहा हूं आपको। 1 ईयर वाले को तो अगर सवाल कहे तो कर दिया करें। गैप किसके दरमियान हो, मैं सवाल ले रहा हूं आपका, गैप किसके दरमियान हो। नहीं, एंटिटी कस्टमर के दरमियान 1 साल का गैप नहीं, मतलब कि सेल और कैश के दरमियान 1 साल का गैप हो। जी माय डियर, आप पूछें। एरर वाले सवाल में किस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, मतलब हाँ ठीक है, तो फिर उसको नॉर्मल पे लिया। नहीं, उसने कहा था कि सेल आपने बुक करनी है आफ्टर 90 डेज, इसलिए शुक्र है हमने एग्जैक्ट 2 साल बाद डिस्काउंट कर लिया। ये 2 साल 6 महीने डिस्काउंट करने वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन अगर कभी आया तो 2 साल 6 महीने को 2.5 ले लेना, 2 साल 3 महीने को 2.25 ले लेना, यानी डिस्काउंट ही करना है ना। रेस टू पावर -2 की बजाय रेस टू पावर -2.5 लिख देना कि 2.5 साल डिस्काउंट। कभी आया तो नहीं वैसे। अच्छा, अब वो दोनों बातें नोट कर लें जो ऊपर वाली रह गई थी, ये वाली भी और ये वाली भी। रेट मैं बता देता हूं कौन सा यूज करना है। अच्छा, अब इस सारी डिस्कशन के बाद मेरे ख्याल से अब हम पेपर के एतबार से भी एक फिक्रा याद कर लें, तो ताकि पेपर में हम वो लिख के आ जाएं, एग्जाम में वो फिक्रा लिख के आ जाएं। एज द पीरियड, बोले एज द पीरियड बिटवीन, बोले ना, बिटवीन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड पेमेंट बाय, बोले पेमेंट बाय कस्टमर इज ग्रेटर देन 1 year, so there is a, बोले excellent, there is a significant financing component। so sale, एक मिनट, so transaction price is adjusted as below, वर्किंग फिर कराएंगे, यानी 121 को 100 पे ले आए थे ना। so transaction price is adjusted as worked out below, तो नीचे वर्किंग तो हमारी आ ही जाएगी। वैसे आपको याद है हमने कहा था कि जब क्रेडिट सेल हो तो एक ही वर्किंग किया करें, और जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो तो उस वर्किंग से पहले एक वर्किंग 0 कर लिया करें, उसमें सेल निकाल के रख लिया करें।
तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिक्रा लिखाइएगा। जी माय डियर। कंट्रोल ट्रांसफर माय डियर, गुड्स ट्रांसफर नहीं, उधर उधर असल में कंट्रोल ट्रांसफर का देखा जाना था, क्योंकि उसने कहा था कि सेल असल में सेल वाली डेट पे लाना होता है। तो सेल तो 3 अक्टूबर को नहीं हुई थी, 3 अक्टूबर को भेजी थी या बेची थी? भेजी थी। बेची वाली डेट पे लाना होता है चीजों को। तो पेपर में ये फिक्रा लिखाइएगा जब भी कभी डिस्काउंट रेट लगाना पड़ा, क्योंकि थ्योरी के सवाल आ रहे हैं आजकल। आजकल वो सवाल लिखते हैं और कहते हैं कि अब इसकी थ्योरी भी रखो। ओके, डिस्कशन ऑफ डिस्काउंट रेट। अच्छा, इस टॉपिक पे ना रिवर्स है लीज से। इस टॉपिक में आपने डिस्काउंट रेट यूज करना है इंक्रीमेंटल बोरोइंग, लेकिन अगर वो ना दिया हो तो फिर मजबूरी में यूज कर लेना है इम्प्लिसिट। वैसे आई के पास पेपर में कभी ऐसा टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दो सवाल स्टडी टेक्स्ट के आपको कराए थे, रिवीजन प्लान में भी डाले हुए, उनमें ये टेस्ट हुआ है। यूज द डिस्काउंट रेट। अच्छा, स्टैंडर्ड में ये लैंग्वेज है भाई, IFRS 15 में ये लैंग्वेज है। अच्छा, यहाँ ऐसी एक आपकी माशाल्लाह, आप तो अहले इल्म लोग हैं। कानून से कोई बात साबित करनी हो, यानी लॉ में और इनकम टैक्स लॉ में, जैसे आप कहते हैं कि ज्वेलरी का लॉस अलाउड नहीं है टैक्स में, तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, बेयर एक्ट्स में ये लिखा हुआ है। बेयर एक्ट का मतलब होता है यानी कानून को जाके देख लो, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वाजे अपनी आंखें खोल के देख लो अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। किसी भी कानून में कोई बात देखनी हो तो बेयर एक्ट जाके खोला जाता है। तो बेयर एक्ट के अंदर ये वाली लाइन लिखी हुई है, नीचे हमारी इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह एक लफ्ज यूज होता है, अब अफसोस के लोगों को पता नहीं है, नस्से कतई। जब उलमा कोई बात करते हैं तो उलमा कहते हैं ये बात नस्से कतई से साबित है। अब ये एक दूसरे को साथ वाले को देख रहे होते हैं, एक ही कह छड़े, नस्से कतई से साबित है। नस्से कतई से साबित का मतलब ये होता है कि ये कुरान और हदीस में वाज़े तौर पे मिल जाएगी, इसमें किसी की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, नस्से कतई से साबित है। तो जैसे 5 नमाजें नस्से कतई से साबित हैं, कुरान और हदीस से मिल जाएंगी, किसी की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बेयर एक्ट से साबित है, यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। कहते हैं अगर कस्टमर और सेलर एक दूसरे को लोन दें तो क्या रेट यूज करें, वो यूज करो। स्टैंडर्ड में तो ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन आईकैप के सवाल पढ़ के हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, यूज द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। कभी कभी उसके लिए मार्केट रेट का इस टॉपिक में लफ्ज यूज कर लेते हैं, लीज में मार्केट रेट और इंक्रीमेंटल कुछ और है। प्लीज यूज द इंक्रीमेंटल रेट, बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन यूज द, लेकिन स्टैंडर्ड में नसे वो जो स्टैंडर्ड के अंदर लिखे हैं अल्फाज वो ये हैं, यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एंटिटी दैट डज नॉट इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के बगैर बताओ एक दूसरे को लोन कितने का दोगे तुम, जितने का लोन दोगे वो वाला रेट यूज कर लेना। तो ये असल मेन बात है स्टैंडर्ड की, याद तो नहीं करने वाली, बस याद रखने वाली है। चलें जी आगे। मोहतरम, अब हमारे ये हो गए 5 कॉन्सेप्ट। चौथा और पांचवा मैंने अभी आपको खोल के नहीं दिखाया, ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट हो गए। इसमें डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन क्या है वो लिखी हुई है। फैक्टर्स व्हेन डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, इस नाम से सवाल आ सकता है, फैक्टर्स व्हेन डिटर्मिनिंग द। तो देयर आर 1 2 3 4 5 फैक्टर्स। नंबर 1, नंबर 2 कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल करेंसी, यानी कि बोनस तब डालना जब रिवर्स करने का चांस नहीं हो, रिवर्स करने का चांस है तो ना डालो। एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स, नॉन कैश कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। चलें जी, ये 2 आखिरी कॉन्सेप्ट देख लें।
नॉन कैश कंसिडरेशन, रिवाइज कीजिएगा, याद आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर में भी मेरे जहन में आया आज के एक दो लाइनें आपको पढ़ा दूं तो हमने ना कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर में ये वाला सवाल किया था, एग्जाम्पल नंबर 4। इस सफ़े पर अल्हम्दुलिल्लाह जगह खाली है, मैं इसी सफ़े को यूज़ करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 हमने की थी, उसमें हमने उसको कैश दे दिया था मिसाल के तौर पे शेल्व्स बनाने के लिए। उसमें शेल्व्स तो उसने बनानी है, शेल्व से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जूते बनाने वाले ने बाटा को कहा कि कैश ले लो शेल्व्स बनाने के लिए, और उसके बाद डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी क्या हुई थी? बाद में डिलीवरी हुई थी, बाद में। डन? कोई याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल 4 करेंगे, याद आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल तोड़ा वो जो उठा के लाया था बोरी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, आईके अपने टेस्ट नहीं किया, यहां थ्योरी में लिखा हुआ है, वो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिए न्यू बात है। सेलर सोल्ड पिशावरी चप्पल, कबाब चप्पल, सेलर सोल्ड पिशावरी चप्पल ऑन यकम मार्च, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। ठीक है जी। 10 मार्च को सेलर का चक्कर लगा, सेलर ने कहा यार वो जूते, उसने कहा जी सर जी आपने बेच दिए, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, जाओ मजे करो, तुमने सेल बुक की हुई है, तुम्हें क्या जूते मैं रखूं ना रखूं, कहां रखूं। उसने कहा नहीं यार कि अच्छी जगह रख ले, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये मेरे जूते चल पड़े तो आइंदा भी तुझे दिया करूंगा। उन्होंने कहा चल चल, मैं जूते पर जहां रखे हैं वही हैं। उसने कहा यार ये ले पैसे, शेल्फ बना ले। ओ, उल्टी गंगा बह गई। जितने सवाल हमने क्लास में किए हैं वो तो आईकैप के पास पेपर्स और आईकैप की किताब वाले सवाल किए हैं। ये किताब आईकैप की सवाल, ये सवाल आईकैप की किताब में नहीं है। क्या कि जूते बेच दिया आज और आगे बोले चीजें बेच के आ गए, रिलैक्स बैठे थे, ऐसे 10 को उधर चक्कर लगाया। जब 10 को चक्कर लगाया तो उसने कहा यार शेल्फ 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 बनाओ। उसने कहा पैसे दे। फिर आप कोई नहीं, पैसे दे दें उसको। आपने कहा ये ले 12 रुपए पकड़, बना शेल्फ। अब आप क्या डेबिट करें? वही 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 कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर इंक्लूड्स कैश अमाउंट दैट एन एंटिटी पेज। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर एज अ रिडक्शन इन सेल प्राइस। इससे क्या कम करें? पुराना जो अपना रेवेन्यू बुक किया हुआ है वो कम कर दें। आईकैप में जितने सवाल आए हैं वो कौन से आए हैं? हम पहले देते हैं कैश और बाद में रेवेन्यू बुक करते हैं, क्योंकि जूते बाद में लाके देते हैं, उतनी देर में वो शेल्फ बना लेते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? अच्छा, इज इट कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर? हेडिंग पढ़ लें, इज इट कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। मेहनती बंदा कितने पैसे ले गया था? 200। जब उसको लगा कि उसके जूते अच्छी जगह नहीं पड़े हुए तो उसने कहा यार मेरे से 12 पकड़ ले, खुदा के लिए किसी अच्छी जगह जूते रख दे। अब इस 12 रुपए की एंट्री क्या करेगा सेलर? सेलर के पास से तो पैसे चले गए, कैश क्रेडिट सेल डेबिट। अब जरा बात सुने गौर से, अब बात सुने गौर से। The reduction in revenue will be recorded at later of when the goods are delivered। इधर तो जाहिरी बात है सेल से पहले सेल रिवर्स नहीं हो सकती ना। When the goods are delivered or when the cash is paid or promised, or when the cash is paid or, दुनिया में ऐसा भी होता है कैश ये लोग बाद में देते हैं, पहले सेल कर जाते हैं। अगर प्रॉमिस करता पे ना करके जाता, बच्चों आप अक्लमंद लोग हैं, अगर प्रॉमिस करता पे ना करके जाता तो एक्सेलेंट पेएबल रिकॉर्ड कर देते। तो बोले व्हेन, बोले ना सर, व्हेन मेहनती सेलर इज पेइंग कैश टू बाटा, Peshawari Chapel is paying cash to, he will reduce the revenue at later of when the goods are delivered or when the cash is paid, whichever is
अर्लियर हो नहीं सकता ना, इस वक्त कैश मैंने उसे दे दिया शेल्फ बनाने के लिए, मैं कैसे सेल रिड्यूस करूं, सेल रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इधर भी मैं सेल कैसे रिड्यूस करूं, मेरा तो अभी प्रोग्राम ही नहीं था। तो बोले सेल कब रिवर्स हुआ करेगी, लेटर ऑफ। हम क्लास में इन चक्रों में क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि हमने सवाल में सिनेरियो 1 किया था, सिनेरियो 2 नहीं किया था। समझ आ गई बात, तो हाथ खड़ा कर दें। क्लियर? नहीं नहीं, ऑब्वियसली इसी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट लिए होता उसको तो फिर एडवांस आ जाता माय डियर। मतलब वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हाँ 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 हाँ, इस हम तो पहले ही बहुत ज्यादा आगे निकल गए, इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो आईकेएफ से भी आगे बढ़ जाएगी जी। हाँ वो कॉन्सेप्ट है मोहतरम, अगर मैंने मुनासिब समझा मॉक में डाल दूंगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी तक आईकेएफ ने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, डन कर लेंगे, कर लेते हैं, ठीक है कर लेंगे इंशाल्लाह। ये नोट कर लो, मुझे बता देना, ये कर लेंगे, इसका भी सवाल बना लेंगे। पहले सिनेरियो पढ़ लो। एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। बोले रेवेन्यू क्या किया करना है हमने, reduce when the later of either of the following event occur. When the entity record the revenue, when the entity and the entity pays or promises to pay the consideration. Debt promise might be implied by into promises कई दफा मुंह से बोल दिए जाते हैं, कई दफा अगले की हरकतें देख के आपको पता चल जाते हैं, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, इस लाइन को छोड़े। तो बस कॉन्सेप्ट क्या था, लेटर ऑफ। चलें जी, अब इसका नाम हम क्या रखें, ओल्ड सिनेरियो, और इसका क्या नाम रखें, न्यू सिनेरियो। मुझे बताएं रेवेन्यू कब रिड्यूस किया करते थे हम क्लास में, कैश आने पे या चीजें बेचने पे, चीजें बेचने पे। और इधर रेवेन्यू क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, कैश पे करने पे, क्योंकि ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है। चलें आप नोट कर लो, ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस, ओ सॉरी ओल्ड सिनेरियो न्यू सिनेरियो। ये अब मिट नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसके रबड़ को। ओल्ड सिनेरियो न्यू सिनेरियो। ये दानियाल को क्या हो गया, लबों को सी आह न करके ये इश्क है दिल लगी नहीं, ये ग्रुप में ही मैसेज शुरू हो गए हैं। कॉस्ट ऑफ, उसको इससे मिक्स ना करो, उसको तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अमोटाइज करते थे, बिल्कुल उससे मिक्स ना करो। मैंने कितने की चीजें बेची, 200 रुपए की, उसने अच्छी जगह नहीं रखी थी, मैंने पैसे दे दिए, उसने अच्छी जगह रख दी, मेरा रेवेन्यू कम हो गया। बस ठीक है, जैसे भी समझ लो। वो असल में सेलर अपनी जेब से पे करा होता था, और हाँ ठीक है, ये भी सेलर अपनी जेब से पे करा। अच्छा आप बताएं रूल क्या है, एन एंटिटी नहीं पहले एन एंटिटी अकाउंट फॉर द कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, मींस रेवेन्यू को कम करेंगे। तो रेवेन्यू को कम करने का क्या मतलब है, रेवेन्यू कब कम करें, लेटर ऑफ इधर, जब इन दोनों में से जो लेटर काम हो तब रेवेन्यू को कम कर लें। ओके जी, स्टेप 4 हमारा क्या बताएं जी, एलोकेट करनी होती थी ना ट्रांजैक्शन प्राइस अमंगस्ट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, एलोकेट करनी होती थी ट्रांजैक्शन प्राइस। ये किस बेस के ऊपर एलोकेट करते थे हम बताएं, एंटिटी एलोकेट्स
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होती है? इज अ प्राइस एट विच एन एंटिटी वुड सेल अ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली टू अ कस्टमर। अच्छा, इफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, अगर ना पता चल रही हो तो फिर कितने तरीके पड़े थे? 3 तरीके पड़े थे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के निकालने के। डन। ये 3 तरीके नीचे लिखे हुए हैं, आगे चलें। अच्छा जी, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? आखिरी स्टेप, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज अ by transferring goods or services. An asset is transferred when the customer obtains the control. बस इतना काफी है, बल्कि ये लाइन भी हाईलाइट कर लें। कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज एंड ऑब्टेनिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम एसेट। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को इस्तेमाल करने से ये चीज रोक दें। कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी। जब आपने होंडा से गाड़ी खरीद ली, देखें इधर, तो कंट्रोल का क्या मतलब है? एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर। अब आप अदर्स को ना इसे यूज करने देंगे, ना अगर अदर लोग डायरेक्शंस दे सकेंगे, और ना अदर लोग इस चीज से बेनिफिट ले सकेंगे। दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। अच्छा, ये पीओ ओवर टाइम है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड्स थे? मेथड्स फॉर मेजरिंग रेवेन्यू ओवर टाइम, आउटपुट मेथड्स थे और इनपुट मेथड्स थे। इनपुट मेथड्स कौन कौन से पड़े थे? कॉस्ट इनकर्ड, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। और आउटपुट मेथड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स डिलीवर्ड, माइलस्टोन्स अचीव, यानी कितनी बिल्डिंग बन गई, सर्वेज ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीटेड। तो बता दें, रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करने के कितने मेथड्स हैं? 2। नहीं मिल रहे? पेज नंबर 158। तो बताएं जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के कितने मेथड हैं? जल्दी बताएं। 2 मेथड। नंबर 1 आउटपुट मेथड और नंबर 2 इनपुट मेथड्स। ये वो जो कॉन्सेप्ट था ना आज जो पढ़ाया है, एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर पीओ ओवर टाइम ओनली if the entity can reasonably measure its progress. In some circumstances, an entity may never be able to reasonably measure the outcome, but the entity expects to recover the cost. In those cases, the entity shall record revenue only to the extent of cost. ये कौन सा वाला सवाल हमने किया है? क्वेश्चन नंबर 26, पेज 201 पर। इसमें मेन बात ये है, entity may not be able to reasonably measure the outcome, मतलब परसेंटेज नॉट नोन। तो बोलें जी, जिस कॉन्ट्रैक्ट की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पता नहीं चल रही, उसमें बेहतर है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? बोले ना, जिस कॉन्ट्रैक्ट की परसेंटेज नहीं पता चल रही, उसमें बेहतर है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? सिर्फ उतना रिकॉर्ड करें जितनी कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है जी, ओवर। और तो इसमें कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब है यानी कॉन्ट्रैक्ट एसेट लायबिलिटी और वो। अच्छा, एजेंट वाला आपको करवा दिया है? एजेंट वाला कि मैं एजेंट हूं तो जो मेरे पास पैसे आए हैं उसको सेल में नहीं डालना बल्कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। नहीं करवाया हुआ है भाई। चलें पेज 171 पे आकर रिवीजन कर लें। अगर मैं किसी का एजेंट हूं और मैंने चीजें बेची हैं, मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, मैं सिर्फ कमीशन इनकम रिकॉर्ड करूं? ये करवाया हुआ है मेरे ख्याल से। इंजमाम नहीं, यहां से नहीं करवाया हुआ, करवाया कहीं और था लिखवा के। इधर देखें, व्हेन इंजमाम हु इज एजेंट सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, द इंजमाम रिकॉर्ड रेवेन्यू ओनली ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन। एंटिटी से मुराद इंजमाम।
इंजमाम शेख रशीद का जो है वो एजेंट है। शेख रशीद ने इंजमाम को कहा है कि सरगोदा से माल्टे खरीद कर बेचो। आप पढ़ें, when इंजमाम who is an agent satisfies a performance obligation, the इंजमाम shall record revenue of fee or commission to which it expects to be entitled to। जी क्या एंट्री करेगा इंजमाम, बोले? कैश माल्टे बेच के आया 200 रुपए, कमीशन फर्ज करें 200 का 10% 20 रुपए, और बाकी पैसे पेएबल टू शेख रशीद कितने? 180। तो इसको मैंने वहां पे पढ़ाया था जब मैंने कहा था अमाउंट कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टीज इज नॉट आवर रेवेन्यू। जो थर्ड पार्टीज के लिए पैसे लिए जाते हैं वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। अब याद आया भाई? ओके अब ये सवाल करें जी। मादरत भाई आपके सब्र का इम्तिहान लिया, अब ये सवाल करें। ये थोड़ी सी कोई 10-15 लाइनें थ्योरी की हमने पढ़ी हैं आज, माजरत इस बारे में। पेज 114, एग्जाम्पल 2। ऑन 1 जनवरी 14। अच्छा हमने क्या पढ़ा है वैसे, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं। स्टेप 1 में कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। स्टेप 2 के अंदर आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, उसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। स्टेप 3 के अंदर क्या पढ़ा था हमने? स्टेप 3 कौन सा था? डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एक और हमने पढ़ा है नॉन कैश कंसिडरेशन, उसमें कोई चीज नहीं पढ़ी। फिर हमने एक पढ़ा था वो कौन सा? कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, इसमें वो वाली बात पढ़ाई है जो भी। फिर हमने क्या परसेंटेज निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड। लेकिन अगर आउटकम रीजनेबली मैयर ना हो रही हो, यानी परसेंटेज ना निकल रही हो, तो फिर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें? जितनी कॉस्ट है। और फिर ये एजेंसी वाली बात पड़ी है। ऑन 1 जनवरी 2014 उमर एंटर्स इनटू अ 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन। The contract is with Mobilink and terms of the plan are as follows। तो जी पेमेंट कैसे होनी है? पे मंथली। पेज नंबर कौन से? 114। उमर को 7 फ्री हैंडसेट मिला है। उमर को 7 क्या मिला है? फ्री हैंडसेट। उमर पेज अ मंथली फी ऑफ 200। मुझे लगता है इसको 1200 रुपए देकर, नहीं 2400 बनेगा, 2400 रुपए देकर इसको क्या क्या मिला है? उमर enters into a 12-month pay monthly contract for a mobile phone. The contract is with Mobilink and the terms are as follows. Umar receives a free handset and Umar pays a monthly fees of 200 which include unlimited free minutes. Umar is billed on the last day of the month and he pays the bill on the 5th of the next month. जनवरी का बिल कब आएगा? 31 जनवरी को। जनवरी का बिल कब आएगा? 31 जनवरी को। बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, बिल आएगा 31 जनवरी को। पेमेंट कब होगी? 5 फरवरी को। फिर इसी तरह अगला बिल कब आएगा? 28 फरवरी को। पेमेंट कब होगी? 5 मार्च को। कस्टमर मे परचेज द सेम हैंडसेट फ्रॉम मोबिलिंक फॉर 500 विदाउट द पेमेंट प्लान। दे मे ऑल्सो एंटर इनटू द पेमेंट प्लान विदाउट द हैंडसेट, इन विच केस द प्लान कॉस्ट ₹175 पर मंथ। अब मुझे बता दें, कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान एग्जिस्ट करता है। स्टेप 2,
हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर? 2. रिवीजन हो रही है, हैंडसेट और फ्री मिनट्स। अच्छा जी, स्टैंड अलोन प्राइस बोलें 500, 175 इंटू 12 जी, लिखें भाई एक साथ साथ 20, व्हाट इज टोटल 2600, व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस 20, कैसे निकाली 200 ज़रब 12। ओके अच्छा, अब आपने अगर इसको डिस्कस करके आने, किधर आया फरस 15? नजर आ रहे? नजर आ रहे? अगर आपने अब इसको डिस्कस करके आने, ऐसे इतनी डिटेल में तो डिस्कस नहीं करना होता, मतलब मैं वैसे कह रहा हूं। As the first step, we will identify the contract. So, alhamdulillah, there is a contract in which parties have approved the contracts. Entity can identify each party's rights. Entity can identify payment terms, contract has and the probability of receipts. So, the first criteria is met. As applying the second criteria, identify the separate performance obligations in the contract. So, identify the separate performance obligations in the contract. So, customer can benefit from these two things separately. These are distinct in itself, अपनी जात में भी अलग हैं, and further they are also distinct in the context of contract, क्योंकि मिनट्स को मोबाइल के अंदर नहीं डाला जा सकता, ये दोनों अलग वादे हैं। जैसे कि गाड़ी और उसकी सर्विस बाद में करना, ये दोनों अलग वादे हैं। उस कंप्यूटर, उसकी मेंटेनेंस, दोनों अलग वादे हैं। ऐसे मोबाइल और ये अलग वादे हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई देयर आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। As far as the determination of transaction price is concerned, the transaction price is 2400. There is no variable consideration, there is no constraining estimates of it, there is no existence of significant financing components because payment is paid on monthly basis. There is no non-cash consideration, there is nothing payable by customer. ये बातें तो लिख के नहीं आनी, लेकिन स्टेप बता रहा था आपको, ये स्टेप लगेगा। And as the first step, we will now allocate the transaction price. There is no need to use these three methods, because the standalone selling prices of all of these two goods is separately available. So therefore, no need for market adjustment approach, no need for expected cost plus, no need of residual approach. And as a fifth step, we will only record the revenue as and when the performance obligation is satisfied. So in case of goods, we will record it when the goods are delivered. In case of minutes, it will be recorded when the performance obligation is satisfied over time. Here over time will be recorded because the entity is providing the service and the customer is simultaneously receiving and consuming the service. That's why it is a performance obligation satisfied over time.
तो लिखने पे आए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इसमें जो बातें नहीं करनी थी वो मैंने वैसे ही बोल दी थी कि वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं है, ये वाली बातें नहीं लिख के आनी पेपर में। पेपर में बस वो लिख के आनी है जो सवाल में डेटा दिया हुआ है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था। डन। चलें जी, एलोकेट करें ट्रांजैक्शन प्राइस 462 1938। ओके, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि मोबाइल कब ट्रांसफर किया हमने, हैंडसेट कब ट्रांसफर किया? यकम जनवरी। रेवेन्यू बताएं कितना बुक करें? 462। अभी अधूरे अधूरे मार्क्स लें। रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड एट 462। नेक्स्ट, यकम 31 दिसंबर 14 मुझे बिल आएगा। इधर देखें, मुझे बिल आएगा 31 जनवरी 14 मुझे बिल आएगा। बिल आएगा 1 महीने का। मैं कस्टमर हूं, मुझे बिल आएगा। सेलर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? 1938 इंटू 1/12। इज इट सो? सेलर ने 12 महीने का कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है? तो 1 महीने का 162 ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। और 5 फरवरी 14 5 दिन बाद मुझे पैसे तो वही आएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं। पैसे कितने आएंगे बोले? 200 रुपया, क्योंकि कहते हैं हैंडसेट फ्री है। ट्रांजैक्शन प्राइस तो 200 है ना सवाल में। ये क्या थी? स्टैंड अलोन प्राइसेस। ट्रांजैक्शन प्राइस तो सवाल में 200 ही है। तो मुझे बिल कितने का आया करेगा? कस्टमर को बिल कितने का आया करेगा? 200 रुपए का। कस्टमर को तो उस कहानी से कंसर्न नहीं। 200 रुपए आएगा। 200 रुपए का बिल कितनी दफा आएगा? 12 दफा, ताकि टोटल पैसे कितने मिल जाएं? 2400। यहां तक समझ आ गया? तो ये इजी मार्क्स लें। 31 जनवरी, यकम जनवरी को क्या डिलीवर हुआ है? हैंडसेट। 31 जनवरी को क्या प्रोवाइड किए हैं? सर्विसेज। और 5 फरवरी को क्या आया है? कैश। अच्छा भाई, पता नहीं है ग्रुप में क्यों बच्चे परेशान हुए हैं। छोड़ दें भाई, मुझे तो, मेरा तो बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है। मैं इसमें से कोई भी चीज ना कराऊं, आपको पता भी नहीं चलना पेपर में। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलने का हुआ क्या और क्या चीजें करानी थी और किसकी प्रैक्टिस करानी थी और किस में हमारी रिवीजन रिक्वायर्ड थी, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलना। आपने फिर भी करके हाँ यार पेपर अच्छा हुआ है, अच्छा सही पढ़ाया था, सही है। मुझे क्या कंसर्न है? ये तो पता नहीं आप लोग क्यों इस तरह का एक माइंडसेट लोगों का बन गया हुआ है कि शायद कुछ ज़बरदस्ती चीज़ इंपोज की जा रही है। आप लोग भी बैठे हुए को 2-4 के दिल में ज़रूर होगा कि व्हाट इज़ दिस, अब ये क्या हो रहा है। अब हम क्या करें यार? मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? आप मुझे हल बता दें। बताओ ना माय डियर, हल बताओ। अब इस तरह की बातें करते हैं आप लोग, छोड़ दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई जग स्लिप हो गया, खैर कोई मसला नहीं, पानी मंगवा लो। ओके, अब मोहतरम एक छोटी सी बात है यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करनी है कि हम डेबिट क्या करें। हम डेबिट क्या करें? जिस वक्त हमने मोबाइल बेचा है उस वक्त डेबिट क्या करें? कैश डेबिट कर लूं? क्यों नहीं? कैश पे मंथली है और महीने के एंड पे बिल आया करेगा, और पैसे कब दिया करेंगे? अगले महीने की 5 को। ठीक है। दूसरा सवाल, रिसीवेबल डेबिट कर लूं? जबान की आवाज। रिसीवेबल डेबिट कर लूं? जबान की आवाज, यानी जबान की आवाज। रिसीवेबल डेबिट 200 रुपए। भाई असल में सवाल में ना वाजे लिखा हुआ है हैंडसेट फ्री है। ये ना सवाल मैंने एंड के लिए रोक के रखा हुआ था। सवाल में वाजे लिखा हुआ है हैंडसेट फ्री है, तो मैं उसको जबान से बोल के कहूं 200 रुपया दे? ओके, तूने हैंडसेट फ्री दिया था, तूने पैसे तो मेरे से तब लेने हैं जब, पैसे मेरे से तब लेने हैं जब तू मुझे क्या देगा? सर्विस देगा। तूने तो मुंह से बोला हैंडसेट फ्री है। ये सवाल एंड के लिए रोक के रखा हुआ था मेरे भाई। मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं हम क्या करते थे? या तो हम कैश डेबिट करते थे, या हम डेटर डेबिट करते थे, या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करते थे,
या हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करते थे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों नहीं डेबिट कर सकते? क्योंकि कैश पहले का कोई आया नहीं हुआ। कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकते? वो कैश तो अगले महीने आएगा 5 तारीख को मेरे पास। मैं आपसे बहस कर रहा हूं कि रिसीवेबल क्यों नहीं डेबिट कर सकते। ये सवाल हमने रोक के रखा था आपके लिए। हैंडसेट फ्री है, मैं आप जबान से बोल नहीं सकता 200 रुपया दो। वो कहेगा 200 किस चीज का? 200 तो तुमने मेरे से एग्री सिर्फ सर्विसेज का किया हुआ है। 200 लेने का अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश होगा? जब वो मुझे 1 महीना सर्विस देगा। बेटा ये अगर कभी सवाल आ गया ना पेपर में, ICAP ने टेस्ट नहीं किया कि आप गुड्स फ्री बेच रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं मैं चीजें तुझे फ्री बेच रहा हूं, तो फिर किस चीज का रिसीवेबल? व्हेन अनकंडीशनल राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड टू रिसीव मनी व्हेन आई विल रेंडर द सर्विस। सर्विसेज के पैसे मैं हैंडसेट फ्री बेच रहा हूं। आप बता दें मैं क्या करूं मजबूरी में? मैं रिसीवेबल क्यों नहीं डेबिट कर सकता? क्योंकि मैं अपनी जबान से पैसे नहीं मांग सकता। बिकॉज मैंने अपने मुंह से कह दिया कि हैंडसेट क्या है, तो रिसीवेबल 200 रुपए डेबिट करने की क्या तुक है? और प्लीज ये 462 मैं मोबाइल का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो ये समझ रहे कि मैं तो सिर्फ 200 रुपए सर्विसेज के दे रहा हूं 12 महीने तक। कस्टमर तो ये समझ रहे। तो दैट्स वाई ये सवाल हमने रोक के रखा हुआ था। अगर कभी इस तरह सिनेरियो आ जाए कि हम गुड्स बिल्कुल फ्री बेचें, गाड़ी फ्री बेच दें, सिर्फ मेंटेनेंस के पैसे लें, ऐसा होता तो नहीं दुनिया में, लेकिन मोबाइल में तो चलो हो जाता है। कोई छोटी मोटी चीज हो, ये फ्री बेच दी, इसकी मेंटेनेंस के पैसे लेने हैं, या इसके इंटरनेट डिवाइस फ्री बेच दी, और पैसे किसके लेने हैं? इंटरनेट के। मोबाइल वो फोन लैंडलाइन फ्री बेच दिया, और पैसे किसके लेने हैं? बिल के। तो फिर अनकंडीशनल राइट तो सिर्फ पैसों का है। हमने तो मुंह से बोला ये चीज फ्री है। सो इट इज अ कंडीशनल राइट। द कंडीशन इज रेंडर द सर्विस। जी 462। यहां इजी मार्क्स लें। 31 जनवरी को मैंने सर्विसेज दे दी उसे 200 रुपए की सर्विसेज दे दी है। मेरा रेवेन्यू 162 है, मुझसे कंसर्न नहीं, मैंने उसे 200 की सर्विसेज दे दी हैं। मैंने तो उसको यही कहा ना 200 रुपए की तो मैं सर्विसेज दूंगा। अब मैं जबान से मांग सकता हूं 200 दो, बिकॉज इट इज ड्यू, लेकिन मिलना कब है? 5 दिनों बाद। बिल जब भेजूंगा उसे बिल, तो बिल भेजना तो जुबान से मांगना ही होगा ना। ही कैन बी बिल्ड एट द मंथ एंड। तो मंथ एंड पे जब उसे बिल भेजूंगा क्या डेबिट करूंगा? 200। उसको नहीं पता 162 का, तो मैं उससे अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा पैसे लेने का। और बैलेंसिंग बोले ना, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म करने किताबों से पता नहीं कितने सालों में हो, ये एकदम खत्म नहीं होगा। कंडीशन फौरन फुलफिल होगी या 12 महीनों में कंडीशन फुलफिल होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हैं इस अकाउंट को। कॉन्ट्रैक्ट एसेट बैलेंसिंग। जी कितना? ये हमारी कौन सी डिस्कशन शुरू हो गई है 5 स्टेप से हटके? प्रेजेंटेशन। इस डिस्कशन का नाम है प्रेजेंटेशन। ये बैलेंस शीट में करंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, रिसीवेबल है या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और ये तो इजी मार्क्स थे, ये तो सारे बच्चों ने ले लेने थे। बोले कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा मैंने अक्सर आपको कह दिया पेपर पास करना भाई आसान होता है। इस स्टेप के भी मार्क्स होंगे सारे के सारे। उसके बाद ये रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड कराया था आपको नंबर लेने के लिए, ये रेवेन्यू नंबर देने के लिए, ये कैश नंबर देने के लिए, ये रिसीवेबल भी आप लोगों ने बुक कर लेना था। हल्का फुल्का मसला यहाँ हो सकता था, इसलिए ये सवाल रोक के रखा। तो चीजें अगर फ्री बेची जाएं तो फिर जबान से पैसे मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? बोलें तो फिर मजबूरी में क्या डेबिट किया? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। असल में रिसीवेबल ऐसी चीज होती है जो उससे कह सकें कि दो, उसे तो 462 का पता भी नहीं, 462 तो पता नहीं क्या फिगर है, ये तो उससे तो सिर्फ हमने सर्विसेज के पैसे मांगे में। पानी। ओके, अब ना मैं आपको चीजें बताता रहता हूं, फिर ये सारा डिस्कशन हमारी रह गई है क्या है, ताकि हम पहले जरा मेन चीजें आज कर लें। थ्योरी पेंडिंग फ्रॉम बुक, इसको मैं आपको इंशाल्लाह पैरा नंबर लिखवा दूंगा जो आज मैंने आपको करवाए हैं। पीओ ओवर टाइम की रिवीजन है, वो भी इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे।
और हैंडसेट की एग्जांपल हमने कर ली है। अच्छा, अब माय डियर इधर देखो, ये नोट्स भाई को दे दें, जग ही नया ले आए हैं ताकि हैट्रिक हो जाए आज। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि हमारा ये LO3 रह गया है, जिसके अंदर हमने जो है पेज 4 ऑफ दीज नोट सर्च करेंगे, एग्जांपल 11 12 करेंगे। ये एंड पे टाइम बचा तो ये लिखवाने की प्रैक्टिस है जिसमें डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट वाला है। बल्कि ये जो पेज 4 है नोट्स का आज हमने स्पेशली बनाया है, जिसमें हमने तीनों टाइप के सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं, ताकि तीनों टाइप के सिनेरियोज आपको लिखने आ जाएं। जब इंटीग्रेट करके दे रहे हैं, जब अलग अलग करके बेच रहे हैं, तीनों टाइप के सिनेरियोज आपको लिखने आ जाएं पेपर में, ये हमने इसलिए किया है। लेकिन ठीक है, इसको अभी हम पेंडिंग पे डाल देते हैं। फिलहाल हम दो चीजें अब छोड़ के जा रहे हैं, पीओ ओवर टाइम की रिवीजन और ये पास्ट पेपर के ये क्वेश्चन खोलते जाएं और मुझे जवाब बताते रहें। पास्ट पेपर क्वेश्चन 1, ये थ्योरी के सवाल आए हुए हैं, अब नहीं आते, कुछ 6-7 साल पहले तक आते थे, अब नहीं आते। पास्ट पेपर क्वेश्चन 1, पेज नंबर 208 जी। पहला सिनेरियो पढ़े। लीगल टाइटल दे दिया आपने कस्टमर को, यानी लीगली चीजें उसके नाम लगवा दी हैं, और रिस्क एंड रिवॉर्ड आर रिटेन्ड। सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न लिख लें, सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न। अब सोचें, सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न, बल्ब बेच दिए तो उसके नाम लगवा दिए ना, उसको बिल दे दिया, लेकिन उसे कहा बाद में वापस, तो फिर क्या हुआ? रिस्क एंड रिवॉर्ड इज, आगे ये भी लिख लें, एंड वी हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि रिटर्न में कितनी चीजें वापस आएंगी। आप बताएं क्या बल्ब उसके नाम लग गए? आगे चलें, अगला सवाल, अगला पार्ट इसका, लीगल टाइटल पास, बट इसकी एक मिसाल लिखें, इंस्टॉलमेंट सेल, जरा इंस्टॉलमेंट सेल, और लीज भी लिख लें इसकी मिसाल, लीज। अच्छा, लीज में क्या होता है? नहीं, लीगल टाइटल नहीं लीज में ट्रांसफर करते हैं हम लेसी को, क्यों नहीं करते? वो तो फिर लेके भाग जाएगा चीज, लीगल टाइटल अपने पास रखते हैं। हाँ, जब परचेज ऑप्शन हो एंड पे, वो तो बाद की बात है ना, आज तो लीगल टाइटल अपने पास रखेंगे ताकि वो बंदा भागे ना। लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर कर देते हैं, बेटा अगर एसेट चोरी हो गया लीज वाला तो फिर तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। और आमतौर पे हम इंस्टॉलमेंट सेल पेपर में इसमें लिख के आया करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल में भी यही होता है, आप चीजों पे, चीज किस्तों पे किसी को दे देते हैं, तो चीज उसको दे दी लेकिन उसके नाम क्यों नहीं लगवाई? वो लेके ना भाग जाए, तो असल में उससे पैसे लेने होते हैं। टू प्रोटेक्ट कलेक्टेबिलिटी, क्यों नहीं चीज उसके नाम लगवाते? टू प्रोटेक्ट कलेक्टेबिलिटी, ताकि वो हमारे पैसे लेके ना भाग जाए। क्वेश्चन 2 है, बताएं क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन क्या है वो आप जाके देख लीजिएगा। आगे क्या सवाल है? चीजें कब डिस्टिंक्ट समझी जाएंगी? चीजें कब डिस्टिंक्ट समझी जाएंगी, बताएं जी कब? When customer can benefit from the goods on its own and the promise is also separately identifiable from other promises in the contract, वो सारी बातें। अगला सवाल पास पेपर का, नोट्स खोलो ना, आज वाले नोट्स दें इनको भाई, आज वाले नोट्स दें। अगला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन 3 का सी पढ़ें। 3 का सी क्या है? एंटिटी shall record revenue when entity shall satisfy the performance obligation। ठीक है जी, आगे बढ़ें। ठीक है, सवाल डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। भाई ये एक दिन पढ़ाया था, अगर आपको भूल गया हुआ है तो ये जाके देख लीजिएगा। डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल गुड्स के केस में, ओवर टाइम के केस में नहीं, गुड्स के केस में। व्हेन यू हैव अ राइट टू पेमेंट, व्हेन लीगल टाइटल इज ट्रांसफर्ड, व्हेन फिजिकल पोजेशन, ये वाले थे। अगला सवाल खोलें।
4 का पढ़े यार, ये 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आई के अपने ऐसी भोंगी मारी थी, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। चीजें बेच देना भी, सर्विसेज दे देना भी है, कोई एग्रीड अपॉन टास्क कर लेना भी है। ये अजीब सा इसने जो है ऐसे एक सवाल डाला हुआ है, हम खोलते हैं, लिख लें इसके आगे पेज 130, बस आप खोलें मत किताब में, क्वेश्चन के आगे लिख लें पेज 130। प्रॉमिस गुड्स जब थ्योरी होती थी पेपर में, सेल ऑफ गुड्स भी गुड्स हैं, रीसेल ऑफ गुड्स भी गुड्स हैं, परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन टास्क, बिल्डिंग बना देना, एजेंट बन जाना किसी का, किसी को लाइसेंस दे देना, किसी के लिए रेडी रहना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ऐसी कुछ 4-5 छोड़ने पर इस सवाल को। अगला सवाल, 5 स्टेप्स क्या होते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के। आगे चलें, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6A, ये पढ़ें जरा। क्राइटेरिया बताएं, पढ़ो लफ्ज, पूरा सवाल पढ़ो ना कोई ऊंची आवाज में। कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर कब किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर तब किया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट में ये 5 बातें पाई जाए। पार्टीज हैव अप्रूव्ड, तब कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉर्ड, वरना कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं समझा जाएगा। अगला सवाल बोले 9C, पढ़ें। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन देनी है, और फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन प्राइस हिलती है। कितने फैक्टर्स हैं? 5। वेरिएबल कंसिडरेशन, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन एंड। तो जो छोटी छोटी हेडिंग्स किताब में लिखी हो ना, उनको जरूर पढ़ते रहा करें, वरना यहां भी हमने लिखी हुई है फैक्टर्स व्हेन डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। ओके जी, अब बोलें जी हमारी कितनी चीजों की रिवीजन रहेगी? 2 चीजों की। दैट विल बी अ रिवीजन। एग्जांपल 11-12 लिख के मैं आपको बताऊंगा पेपर में लिखना कैसे है, और पेज 4 ऑफ दीज नोट्स में भी हम डिस्कस करेंगे लिखना कैसे है, और पीओ ओवर टाइम की थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे अगर एंड पे आप लोगों ने टाइम दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि रेशोस की तरफ आते हैं, रेशोस की तरफ, पेज 2 and 3 ऑफ दीज नोट्स, इसकी तरफ आ जाए। पार्ट A2 बना लो ना, A1 हो गए तो A2 बना लो।